ईपीएफओ का जॉइंट ऑप्शन फॉर्म हायर पेंशन के लिए आप कैसे ऑनलाइन भर सकते हैं, इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखेंगे आज के वीडियो में। मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं एवरी पैसा मैटर्स। इससे पहले भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था कि आप कैसे ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाके ऑनलाइन अपना हायर पेंशन के लिए फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ चेंजेस हुए इस फॉर्म में, जिसको आज के वीडियो में कवर करूंगा। प्लस आप लोगों के काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे और उन क्वेश्चंस का भी बीच बीच में हम आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अगर हमें हायर ऑप्शन का फॉर्म ऑनलाइन भरना है तो हमें ऑनलाइन जाना पड़ेगा, और यहाँ पे ईपीएफओ की दो वेबसाइट्स हैं और दोनों वेबसाइट्स का लिंक आपके पास होना ज़रूरी है। क्यों, आपको धीरे धीरे वीडियो में पता लगेगा। सबसे पहले साइट का लिंक है epfindia.gov.in। आप इसको गूगल से भी सर्च कर सकते हैं और आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के। उस लिंक पे आप जाते हैं तो यहाँ से यूनिफाइड पोर्टल के लिंक पे जा सकते हैं, लेकिन यूनिफाइड पोर्टल पे आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं। अगेन उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप ईपीएफ इंडिया की वेबसाइट पे हैं तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ई पासबुक को डाउनलोड कर लें और अपना यूएएन नंबर और पीपीओ नंबर रेडी रखें। अगर ये नंबर नहीं है आपके पास तो क्यों ज़रूरी है और कहाँ से पता कर सकते हैं, इसको मैं आगे वीडियो में कवर करूँगा। सबसे पहले यहाँ से हम चलते हैं यूनिफाइड पोर्टल पे। तो अगर आप इस वेबसाइट पे हैं तो आप फॉर एम्प्लॉयज़ में जाइए, सर्विसेज के अंदर, और नीचे जाके आपको यूएएन ऑनलाइन सर्विसेज का लिंक मिलेगा। आप इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको यूनिफाइड पोर्टल की साइट पे ले आया जाएगा और यहाँ पे नीचे लिंक करने पे आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं राइट साइड पे। एक ऑप्शन है जो ब्लिंक हो रहा है और एक ऑप्शन है स्टेबल है। ये ऑप्शंस कभी दो थे, कभी एक हुआ, फिर वापस दो हो गए, चेंज हो रहे हैं, लेकिन अलग अलग लोगों के लिए ये अलग अलग ऑप्शंस हैं। किस लोगों के लिए कौन सा ऑप्शन है, इसको कवर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की, जो कि स्टेबल ऑप्शन है। स्टेबल ऑप्शन को पहले ज़्यादा देखना चाहिए, जो डांस कर रहा है उसको बाद में देखते हैं। तो जो चीज़ स्टेबल है वो उन लोगों के लिए है जो कि ऑलरेडी रिटायर्ड हो गए हैं। आई थिंक इसीलिए स्टेबल किया है कि वो लोग ऑलरेडी एक स्टेबिलिटी के फॉर्म में पहुंच गए हैं। तो जो लोग 1 सितंबर 2014 से पहले रिटायर हो गए हैं और उन्होंने एक्सरसाइज किया था हायर पेंशन का ऑप्शन, ये फॉर्म उनके भरने के लिए है। तो उनको कौन से लिंक पे जाना है? स्टेबल वाले लिंक पे जाना है। और जो लोग 1 सितंबर 2014 को सर्विस में थे और उसके बाद भी सर्विस में थे, उनको जाना है ये डांस करते हुए लिंक के अंदर। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जहाँ पे सर्विस उनकी 1 सितंबर 2014 से पहले थी और उसके बाद में भी वो सर्विस के ऊपर थे। अब कुछ लोगों का सवाल आता है, सबसे पहले तो यार ये साइट ही नहीं खुल रही है। तो साइट खुलने का टाइम कुछ ऐसा पर्टिकुलर नहीं है, ये चलती रहती है साइट। मगर देखिए कि आपके पास स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन हो और कोशिश कीजिए कि शाम को 7-8 बजे के बाद में या फिर सुबह 10-11 बजे से पहले आप इसको एक्सेस करें, ताकि उस टाइम पे काफ़ी कम लोग होते हैं जो कि इस साइट को यूज़ कर रहे होते हैं। इसके बाद जब आप आगे जाएंगे तो आपको सबसे पहला जो सवाल आता है वो सवाल आता है यहाँ पे पीपीओ नंबर और यूएएन नंबर का पता करने का। फॉर एग्जांपल जैसे हमने देखा, हम इसी लिंक को लेके चलते हैं। दोनों फॉर्म ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है जिसको कवर करूँगा मैं। इसी लिंक को लेके चलते हैं। इस लिंक के अंदर हम जाते हैं आगे, तो हमारे को मांगता है कि आप यूएएन नंबर डालिए, नाम डालिए, डेट ऑफ बर्थ, आधार लिंक, मोबाइल नंबर और कैप्चा। अगर आपके पास यूएएन नंबर नहीं है तो उसको पता करने का क्या तरीका है? अगेन हम इस वेबसाइट पे आए थे जो हमारी यूनिफाइड पोर्टल वाली वेबसाइट है। इस वेबसाइट में आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है नो योर यूएएन। अगेन एज्यूम कर रहा हूँ कि आप ऑलरेडी एक्टिवेट कर चुके हैं यूएएन, अपना पोर्टल पे साइन बना चुके हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक साइन अप नहीं किया है तो आपको पहले एक्टिवेट यूएएन पे जाना पड़ेगा। अगर आप बना चुके हैं लेकिन आपको याद नहीं है तो आप यूएएन नंबर के यहाँ पे लिंक पे जाएंगे, मोबाइल नंबर डालिए, कैप्चा डालिए और आपके पास एसएमएस आ जाएगा कि आपका कौन सा यूएएन नंबर है। इसी तरीके से जो पीपीओ नंबर है, अगर आपके पास पीपीओ नंबर नहीं है, अगर आप रिटायर्ड पेंशनर है, काफ़ी आइडिया है कि आपका पीपीओ नंबर होगा, लेकिन जस्ट इन केस नहीं है तो ईपीएफ की जो मैंने वेबसाइट बताई थी, इस वेबसाइट पे जाना है और नीचे जब आप स्क्रॉल करेंगे तो आपके पास यहाँ पे पेंशनर्स पोर्टल आता है। इस पेंशनर्स पोर्टल पे जाके लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है नो योर पीपीओ नंबर, और अपना बैंक अकाउंट नंबर डाल के, ये वही बैंक अकाउंट नंबर है जहाँ पे आपको पेंशन आती है, ये बैंक अकाउंट नंबर डाल के या मेंबर आईडी डाल के आप अपना पीपीओ नंबर सर्च कर सकते हैं। सो हम मानते हैं कि आपने अपना पीपीओ नंबर और आपने अपना यूएएन नंबर रेडी कर लिया है और आगे बढ़ते हैं इसके बाद कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा। तो वापस यूनिफाइड पोर्टल में हमने जाके लिंक किया, या तो डांस करने वाला लिंक या फिर स्टेबल लिंक, डिपेंडिंग अपॉन मैं रिटायर्ड हो गया हूँ या नहीं हुआ हूँ। और हम यहाँ पे आके अपनी डिटेल डालते हैं, यानी कि यूएएन नंबर, नाम, डेट ऑफ बर्थ, आधार और आधार लिंक मोबाइल नंबर। अब काफ़ी लोगों का यहाँ पे सवाल आया है कि मेरा जो नाम है वो मिसमैच दिखा रहा है। देखिए इसका आंसर ये है कि ये नाम वही नाम होना चाहिए जो कि आपकी पासबुक में चढ़ा हुआ है। हाँ, अगर आपने जॉब्स चेंज करी है और बीच में आपका नाम कहीं पे चेंज हो गया है या फिर रॉन्ग इनपुट हो गया है
तो आपको पहले ईपीएफ के ऑफिस में जाके अपना नाम को सिंकअप कराना पड़ेगा और तभी आप यहाँ पे डाल पाएंगे नाम को। मैंने अपना प्लस अपने कलीग से भी सबसे पूछा था और सबका यहाँ पे डिटेल्स सही चल रही हैं। सिंपल, अगर यहाँ पे कभी भी आपके इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं आई है नाम के डिफरेंस की, तो आप आगे बिना किसी प्रॉब्लम के चले जाएंगे। नेक्स्ट, आपको यहाँ पे इंश्योर करना है कि आपका आधार नंबर ऑलरेडी आपके पीएफ अकाउंट के साथ लिंक्ड हो। अगर वो लिंक नहीं है तो यहाँ पे आपको दिक्कत आएगी और साथ में आपके आधार के साथ में आपका मोबाइल नंबर लिंक होना ज़रूरी है। सो वापस से समझते हैं, आपके आधार के साथ आपका मोबाइल नंबर लिंक होना ज़रूरी है, आपके यूएएन अकाउंट के साथ आपका आधार नंबर लिंक होना ज़रूरी है और आपके यूएएन नंबर के अंदर आपका जो नाम है वो सही पड़ा होना चाहिए, तभी ये सारी की सारी चीज़ें सही चलेंगी। जब आप ये सारी डिटेल्स डाल देंगे और आगे कैप्चा डालेंगे और सबमिट करेंगे, यहाँ पे कंसेंट दिया हुआ है कि हाँ मेरे को ओटीपी बेस्ड ऑथेंटिकेशन करानी है, सबमिट करेंगे तो आपको एक ओटीपी आएगा आपके मोबाइल पे और उस मोबाइल के ओटीपी को डाल के आप नेक्स्ट लिंक पे जा सकेंगे। मैंने एक ब्लॉग भी बनाया हुआ है काफ़ी डिटेल में, जहाँ पे मैंने स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें दिखाई हुई हैं। आप उस ब्लॉग पे भी जाके ये सारी की सारी डिटेल्स को देख सकते हैं। सो यहाँ पे ब्लॉग पे मैंने दिखाया हुआ था कि हाँ आप कैसे जो है जब आप वैल्यू डालेंगे तो आगे क्या होता है, कैसे है, तो मैं लिंक इस ब्लॉग का भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप इंग्लिश बेटर समझते हैं तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। जब हम लॉगिन करते हैं पेज के ऊपर तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे कहता है कि आपको एक ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन आती है, जहाँ पे स्क्रीन पे आपको इन्फॉर्मेशन देता है। इन्फॉर्मेशन क्या देता है? इन्फॉर्मेशन कहता है कि आप 1 सितंबर 2014 के बाद, आप 1 सितंबर 2014 से पहले आप जॉब कर रहे थे और उसके बाद भी आप जॉब कर रहे थे और आपने जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उसको अच्छे से पढ़ लिया है। जो लोग रिटायर हो गए थे उनके लिए उसी तरीके का आता है कि आप रिटायर हो गए थे और उस केस के अंदर आपने ऑलरेडी जो है उस केस के अंदर आप ऑलरेडी ऑप्ट कर चुके हैं अपने हायर पेंशन के लिए। सो ये चीज़ ज़रूरी है कि जो लोग रिटायर हो गए हैं उन्होंने ऑप्ट किया होना चाहिए, लेकिन जो लोग रिटायर नहीं हुए थे उस टाइम पे उन्होंने पहले ऑप्ट किया था या नहीं किया था उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वीडियो में हम इसको आगे भी कवर करेंगे। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं, काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन हमारे पास आया था कि यूएन नंबर अगर मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो मैं क्या करूं। तो मैंने आपको डिटेल में बताया कि यूएन नंबर अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। और कुछ लोगों ने पूछा था कि ये फॉर्म जो है मेरे पास सारा का सारा डेटा अवेलेबल नहीं है, तो अगेन हमारे पास 4 मई की डेट है, तब तक हम इस फॉर्म को भर सकते हैं अनटिल अनलेस उसके बाद में इसकी एक्सटेंशन होती है। तो जब आप इस ऑप्शन फॉर्म को सबसे पहले ऊपर पढ़ लेंगे तो नीचे जाएंगे तो एक डिस्क्लेमर आता है कि मैंने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पढ़ ली है। मैंने इसके ऊपर काफ़ी डिटेल में वीडियोस बनाए हैं, आप उसको देख सकते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या सब इसके परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस हैं, और आपके पास कोई ज़्यादा ऑप्शन रहेगा नहीं सिवाय इसके कि आप यहाँ पर डिस्क्लेमर पर क्लिक करें और आगे बढ़ें। इसके बाद आता है थर्ड सेक्शन। इस सेक्शन में हमें कुछ डालना नहीं है। इस सेक्शन के अंदर हमारे पास डिटेल भर के आती हैं, ऑलरेडी ये डिटेल आती है हमारे पास कि हमारा यूएन नंबर क्या है, आधार नंबर क्या है। अगेन जो हमने पहले फॉर्म पे भरा था वो सारी की सारी डिटेल्स पॉपुलेट होकर हमारे पास यहाँ पे आती है। सिर्फ आपका फादर्स नेम यहाँ पे और जेंडर साथ में भर के आता है तो आपको पता लगेगा कि हाँ ये आप ही की डिटेल्स है और सारा का सारा डेटा आप वैलिड कर सकते हैं या वैलिडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आप चलेंगे तो आपके पास आएगी सर्विस डिटेल्स। इसको मैं डायरेक्टली इनकी वेबसाइट पर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आपके पास आती है सर्विस डिटेल्स। अब कुछ लोगों का सवाल था यहाँ पे कि मेरा डेटा सही नहीं आ रहा है, तो आप इस डेटा को सबको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं सारा का सारा डेटा यहाँ पे एडिटेबल है, आप खुद भी चेंज कर सकते हैं। और मल्टीपल अगर आपकी यहाँ पे जॉब्स रही हैं तो आप मल्टीपल डेटा भी यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे डेट ऑफ एग्जिट ईपीएस है, जिस डेट को आपने एग्जिट किया है ईपीएस को। फॉर एग्जांपल अगेन मल्टीपल जॉब्स की हैं तो पिछला आपका मेंबर आईडी क्या था, आपने कब एग्जिट किया, आपका नया मेंबर आईडी क्या है, कब आपने ज्वाइन किया, यह सारी की सारी डिटेल आप यहाँ पे डाल सकते हैं। नीचे चलेंगे तो आपसे मांगता है मेंबर डिटेल्स। आपको डालना है अपना ईमेल आईडी, आधार लिंक बैंक अकाउंट नंबर। तो यहाँ पे अगेन आधार से आपका बैंक अकाउंट लिंक्ड होना चाहिए। आज की डेट में आई थिंक सभी के लिंक्ड है, तो आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर डालना है और उसके बाद उस बैंक का IFSC कोड डालना है। नीचे आप चलते हैं तो आता है सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन इस पर्टिकुलर वीडियो का। यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन आती है और इन 4 ऑप्शन के बेसिस पे आगे और परमुटेशन कॉम्बिनेशन आएंगे, तो इस सेक्शन को हम थोड़ा सा डिटेल में कवर करेंगे। सबसे पहले हमारे पास कहता है कि वेदर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन वाज रिसीव्ड ऑन वेजेस एक्सीडिंग स्टैच्यूटरी वेज सीलिंग ऑफ 5,000 रुपीज इन EPF प्रायर टू 1 जून 2001 फ्रॉम द डे हिज सैलरी एक्सीडेड 5,000 रुपीज हिज या हर। अब देखिए EPF स्कीम के अंदर काफ़ी बदलाव आए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम।
1 जून 2001 से पहले जो लिमिट थी वो थी 5,000 रुपीज़ की। ये क्या लिमिट की बात कर रहे हैं? देखिए पूरे का पूरा जो कहानी चल रही है वो चल रही है वेज लिमिट के ऊपर। अगर आपकी वेज लिमिट जो थी वो 5,000 रुपये थी 1 जून 2001 से पहले, उसके बाद वेज लिमिट हो गई थी 6,500 रुपये और उसके बाद वेज लिमिट हो गई थी 15,000 रुपये। इस वेज लिमिट को मैक्सिमम वेज लिमिट मान के इसके ऊपर ईपीएस की कंट्रीब्यूशन को लिया जा रहा था और उसी कारण से ये बात चल रही थी कि अगर लोगों की सैलरी ज़्यादा भी है तब भी उनकी सैलरी को जो है एक कैप कर दिया जा रहा था आपकी कंट्रीब्यूशन करते टाइम, और उसी के कारण जो आपका पैसा है आपको हायर पेंशन के लिए एलिजिबिलिटी नहीं बन पा रही थी, जिसके बारे में सारी की सारी जो है हमारी जंग चल रही थी। एनीवेज, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1 जून 2001 से पहले अगर आपकी सैलरी 5,000 रुपीज़ से ज़्यादा थी तो क्या इसके ऊपर ईपीएफ के अंदर कंट्रीब्यूशन हो रहा था? मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनिए, मैं ईपीएस की बात नहीं कर रहा हूँ, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे बात हो रही है ईपीएफ के अंदर, यानी कि जो आपका 12% एम्प्लॉय का जा रहा था, 12% एम्प्लॉयर की तरफ से जा रहा था, क्या वो आपके सैलरी एक्चुअल सैलरी के ऊपर जा रहा था जो कि 5,000 रुपीज़ से ज़्यादा है या नहीं? अगर आपकी सैलरी उस टाइम पे 5,000 रुपीज़ से कम थी, मान लीजिए आपकी सैलरी कम थी, तो आपका आंसर आएगा तब भी यस, क्योंकि अगेन आप उसके लिए एलिजिबल थे। लेकिन जिस दिन से आपकी सैलरी 5,000 रुपये से ज़्यादा हो गई तब उस केस में आपका ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन आपके 5,000 रुपये से ऊपर वाले अमाउंट जो भी आपकी एक्चुअल सैलरी है उस पर रहना चाहिए। तो अगर उस केस में आपका ऑप्शन आता है यस, तो आपको यहाँ पे कह रहा है कि परमिशन अंडर पैरा 26(6) यहाँ पे हमें अपलोड कीजिए। अब देखिए यहाँ पे बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, या फिर जो चेंज हुआ है, पहले ये फील्ड मैंडेटरी थी, अब ये फील्ड मैंडेटरी नहीं है। पहले यहाँ पे स्टार लिखा हुआ आ रहा था, अब रिसेंटली केरला हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दी है, उसके हिसाब से यहाँ पे ये मैंडेटरी की फील्ड हटा दी गई है। तो अगर आपने पहले नहीं ऑप्ट किया था हायर पेंशन के लिए, आपको कोई फॉर्म यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं केस लेता हूँ, मैं 1 जून 2001 में ईपीएफ में नहीं था, तो मैं यहाँ पे डालूंगा नो। आपका जो भी केस है आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। इसके बाद आता है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन वाज रिसीव्ड ऑन वेजेस एक्सीडिंग स्टैच्यूटरी वेज लिमिट ऑफ 6,500 इन ईपीएफ प्रायर टू 1 सितंबर 2014। अब ये दूसरी बार है जब 1 सितंबर 2014 आ रहा है। 1 सितंबर 2014 के बाद में वेज सीलिंग को बढ़ा के 15,000 रुपये कर दिया गया था, और उससे पहले जो है वो लिमिट थी 6,500 रुपये की। अब इस बात को समझिए, मान लेते हैं कि आपकी सैलरी थी यहाँ पे 6,000 रुपये की। 1 सितंबर 2014 से पहले आपकी सैलरी थी 6,000 रुपये की, और आपकी 6,000 रुपये के ऊपर कंट्रीब्यूशन जा रही थी। तो उस केस में आपके एक्चुअल के ऊपर कंट्रीब्यूशन जा रही थी, तो आप उस केस के अंदर हायर पेंशन के लिए एलिजिबल होंगे। और जिस दिन से आपका 6,500 रुपये से ज़्यादा का आपकी सैलरी हो गई, मानते हैं 1 सितंबर 2014 से पहले ही 1 जनवरी 2014 को आपकी सैलरी 6,500 से बढ़ के 7,500 रुपये हो गई। अगर आपका ईपीएफ के अंदर कंट्रीब्यूशन आपकी एक्चुअल सैलरी के ऊपर यानी कि 7,500 रुपये के ऊपर जा रहा था, तो उस केस में भी आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। लेकिन अगर आपका एम्प्लॉयर, मोस्टली जो प्राइवेट एम्प्लॉयर्स हैं वो ऐसा करते हैं, अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपकी एक्चुअल सैलरी की जगह ये जो पीक की हुई सैलरीज हैं इसके ऊपर ईपीएफ की कंट्रीब्यूशन करी है, तो आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। एज्यूम करते हैं आपने 6,500 रुपये के ऊपर ही यहाँ पे दिया है, तो अगेन आंसर करेंगे येस, और जैसे ही येस करते हैं यहाँ पे कहता है अटैच कीजिए परमिशन 26(6) फॉर्म की। ये अगेन जैसा मैंने आपको पिछले केस में कहा था, ये मैंडेटरी पहले हुआ करता था, अब मैंडेटरी नहीं है, और इसलिए आपको यहाँ पे कुछ भी अपलोड अप करने की ज़रूरत नहीं है। अगेन मैं एग्जांपल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरी सैलरी 6,500 रुपये से ज़्यादा थी, तो मेरी जो कंट्रीब्यूशन जा रही थी, मेरा एम्प्लॉयर मेरी एक्चुअल कंट्रीब्यूशन कर रहा था मेरी एक्चुअल वेजेस के ऊपर, तो मेरा आंसर आएगा येस, और इसी तरीके से आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है वेदर द मेंबर वांट्स टू यूज एक्यूमुलेशन अवेलेबल इन हिज हर पीएफ अकाउंट फॉर पेमेंट ऑफ ड्यू कंट्रीब्यूशन फॉर दिस ऑप्शन। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि मान लेते हैं कि मैं हायर पेंशन के लिए ऑप्ट कर रहा हूँ, तभी इस फॉर्म को भर रहा हूँ, एंड व्हाट आई वांट इज़ कि मेरे पास जो पीएफ के अंदर ऑलरेडी एक्यूमुलेटेड पैसा है, ये पैसा कौन कौन सा है? एक होता है जो एम्प्लॉय के अकाउंट में है, एक होता है एम्प्लॉयर के अकाउंट में, और एक ईपीएस के अंदर। ईपीएस के पैसे को तो साइड में करते हैं, और एम्प्लॉय का पैसा भी यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है। एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है, क्या मैं उससे अपना पैसा ईपीएस में ट्रांसफ़र करने के लिए रेडी हूँ? अगर आपका आंसर है येस, तो आप येस पे क्लिक कीजिए। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास अकाउंट में बैलेंस नहीं है, या फिर आपके पास और कोई चैलेंज है, तो आप यहाँ पे नो करेंगे। अगर आप येस करते हैं यहाँ पे, तो आपको कहता है कि पीएफ अकाउंट बैलेंस कितना है डेट ऑफ फाइलिंग ऑप्शन उस दिन।
अब यहाँ पे भी लोगों का सवाल आया कि मैं कौन सा अमाउंट लेके चलूँ, मैं अपना एम्प्लॉय का अमाउंट लूँ, एम्प्लॉयर का लूँ, क्या लूँ? तो देखिए सिंपल सी बात है कि टोटल पैसा आपको जो पे करना है, ये आपको पे करना है जितना भी आपका अमाउंट ड्यू बन के आएगा। उसका हमारे पास फॉर्मूला अभी तक नहीं है, लेकिन आपके अकाउंट का बैलेंस जब हम पता करते हैं तो एम्प्लॉय प्लस एम्प्लॉयर दोनों का बैलेंस अमाउंट आता है, तो वो अमाउंट आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो अपनी पासबुक को डाउनलोड करने के बाद आप एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बैलेंस का सम कीजिए और उसको यहाँ पे आप डाल सकते हैं वो अमाउंट को। नेक्स्ट आता है रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्री प्रूफ सच एज अकाउंट स्लिप, पेजेस ऑफ पासबुक। मैंने आपको कहा था आप ईपीएफ की वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पे आपके पास ई पासबुक को डाउनलोड करने की ऑप्शन है। जब आप इसे डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे जाके आप इस साइट पे जाके वापस इसको भर सकते हैं। यहाँ पे आप इस पर्टिकुलर पासबुक को अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फील्ड आती है, कहता है कि वेंडर मेंबर इज गिविंग अंडरटेकिंग टू डिपॉजिट कंट्रीब्यूशन अलॉन्ग विद इंटरेस्ट ड्यू टिल डेट ऑफ पेमेंट थ्रू हिज लास्ट एम्प्लॉयर ओनली व्हेन पीएफ अकाउंट हैज नो और इनसफिशिएंट बैलेंस। मान लेते हैं कि आपने पीएफ से ऑलरेडी लोन ले रखा है या फिर आपने विड्रॉ कर रखा है और आपके पीएफ अकाउंट में उतना पैसा अवेलेबल नहीं है, तो ये कह रहे हैं कि आप क्या जॉइंट डिक्लेरेशन देने के लिए रेडी हैं, इस चीज़ की डिक्लेरेशन देने के लिए रेडी हैं कि आपका जो रीसेंट एम्प्लॉयर है, लास्ट एम्प्लॉयर है, आप उसके थ्रू पैसा जो है जमा कराने के लिए रेडी हैं। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन उन लोगों की आती है जो कि ऑलरेडी रिटायर हो गए हैं, वो कह रहे हैं हम लास्ट एम्प्लॉयर के थ्रू कैसे कंट्रीब्यूशन करेंगे, और इसके बारे में ज़्यादा क्लैरिटी भी नहीं दी है ईपीएफओ ने। मेरा ऐसा कहना है कि आप यहाँ पे एक नोटराइज्ड स्टेटमेंट ले सकते हैं कि हाँ आई एम विलिंग टू पे माई शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन, जो भी हायर पेंशन का रहेगा, और आप उस पर्टिकुलर डिक्लेरेशन को, सेल्फ डिक्लेरेशन को यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। साथ में चाहें तो आप अपनी बैंक अकाउंटमेंट या स्टेटमेंट दिखा सकते हैं कि इतना पैसा आपके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। बेसिकली उनको ये फंडा चाहिए कि आपके पास पैसा है और बाद में आप स्ट्रगल नहीं करेंगे अपने पैसे को देने के लिए। अब यहाँ पे कुछ लोगों के हमारे पास क्वेश्चन आए थे, वो क्वेश्चन को मैं आपको आंसर करता हूँ कि लोगों ने कहा कि मैंने अपना फॉर्म भर दिया लेकिन उस फॉर्म को भरते टाइम कुछ मिस्टेक्स करी थी। तो अगर आपने एक बार इस फॉर्म को सबमिट कर दिया है तो सबमिट करने के पास आपके पास एक्नॉलेजमेंट नंबर आता है और उसके बाद आप इसमें कोई भी एडिट नहीं कर सकते हैं। तो एक बार फॉर्म सबमिट करने से पहले ये ज़रूर देखिएगा कि आपने फॉर्म सही भरा है, सारा का सारा डेटा इसमें सही है, और अगर आपने इसको सबमिट कर दिया तो फिलहाल इसमें एडिट करने की कोई भी ऑप्शन नहीं है। और अगर अभी तक आप वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बिकॉज उसी से पता लगता है कि आपको हाँ हमारा जो वीडियो है वो अच्छा लग रहा है और आपका प्यार इस वीडियो के लिए झलकता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन लेके चलते हैं कि क्या हम बाद में इस ऑप्शन को चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आज मैंने हायर ऑप्शन के लिए चूज़ कर लिया है, तो क्या मैं आज के कुछ टाइम के बाद में क्या हमें हायर पेंशन से वापस जो भी मेरी लोअर पेंशन उसके लिए जा सकता हूँ। कोई भी रीज़न हो सकता है यहाँ पे बोला जाए कि पहले पता लगे कि काफ़ी ज़्यादा पेंशन मिलनी थी लेकिन बाद में कैलकुलेशन करके पता लगा कि पेंशन एक्चुअली में उतनी नहीं मिल रही है, तो क्या किया जाएगा। तो उस केस में अभी कोई भी क्लैरिटी नहीं है। ये फॉर्म भर दीजिए, जब टाइम आएगा आपको पैसा देने का यहाँ होगा तब देखें क्या होगा। अब इस फॉर्म को भरने के लिए भी एक दो चीज़ें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, अभी हम आगे कवर करेंगे, क्योंकि इसके अंदर एक दो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो देखने वाली हैं उसके बेस पे आपका फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा वो डिसाइड होगा। एक और लोगों का सवाल आया था एग्जेम्प्टेड इंस्टीट्यूट्स के लिए क्या करना है। तो जो रिसेंटली हमारे पास अगेन केरला हाई कोर्ट से एक हमारे पास गाइडेंस आई है कि एग्जेम्प्टेड इंस्टीट्यूट्स के लिए भी ये एप्लीकेबल होगा, लेकिन उन केसेस के अंदर पासबुक कैसे अवेलेबल होगी, ये नंबर कैसे डालने हैं, इसके बारे में कोई भी क्लैरिफिकेशन ना ईपीएफओ ने ना किसी और ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पासबुक अवेलेबल नहीं है तो मैं क्या करूं, या उस केस के अंदर मैं बैलेंस कैसे डालूं। तो उस केस में भी मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूं कि हम गए थे ईपीएफओ की साइट के ऊपर, और ईपीएफओ की साइट पे जब हम जाते हैं तो आप नीचे देखेंगे यहाँ पे आपके पास लिखा आता है कि कैसे आप मिस्ड कॉल फैसिलिटी से आप अपना पासबुक का बैलेंस देख सकते हैं। तो ये नंबर आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप इस नंबर पे मिस कॉल मारेंगे अपने रजिस्टर नंबर से तो आपके पास बैलेंस बन के आ जाएगा, बैलेंस लिखा हुआ आ जाएगा, और आप उस बैलेंस के जो है अपने फॉर्म के अंदर भर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आया था यहाँ पे कि फॉर्मूला क्या है हायर पेंशन का। ये सब चीज़ें ठीक है, हम ये सब कहानी कर रहे हैं, मगर हमें जो हायर पेंशन मिलेगी वो किस फॉर्मूले के हिसाब से मिलेगी, कितना पैसा मुझे देना होगा और कितना पैसा मुझे वापस मिलेगा, इसके बारे में ईपीएफओ बिल्कुल चुप है। उन्होंने कोई भी फॉर्मूला डिस्क्लोज नहीं किया है कि कितना पैसा आपको वापस जमा कराना होगा और कितनी आपको पेंशन मिलेगी। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है जहाँ पे टेंटेटिवली पता लगता है कि कितना आपको अमाउंट देना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन आपकी क्या सैलरीज रही है, एक रफ आइडिया मिल जाता है। और जो करंट फॉर्मूला चल रहा है पेंशन का
उसके हिसाब से कितनी पेंशन मिल सकती है वो भी पता लग जाता है। लेकिन उसके ऊपर भी डिस्क्लेमर है कि पता नहीं ईपीएफओ कब उस फॉर्मूले को चेंज कर दे और कब बताएंगे कि एक्चुअल अमाउंट क्या है क्या नहीं है। लेकिन लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वापस अगर हम फॉर्म के अंदर चलते हैं तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके हमारे पास डिक्लेरेशन भरने के लिए आती है और ये डिक्लेरेशन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सो डिक्लेरेशन में हम देखते हैं कि सबसे पहले आता है कि मैंने जो जजमेंट है वो पूरी पढ़ ली है। आपने अगर जजमेंट नहीं पढ़ी है तो मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, मेरी ईपीएफओ वाली प्लेलिस्ट में जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि मैं अपना आई अंडरस्टैंड एंड एग्री एज अ मेंबर ऑफ ईपीएफ माई राइट टू क्लेम पेंशन टू दी इज लिमिटेड टू द स्कोप ऑफ दिस एंड द स्कीम फ्रेम देयर अंडर। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय हाँ करने के। नेक्स्ट है आई अंडरस्टैंड फर्दर दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू अमेंड द स्कीम एज इट मे डीम फिट। कुछ मत कीजिए, सिर्फ पॉज कर लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और मैं हायर पेंशन के लिए ऑप्ट नहीं कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर क्लॉज के कारण। मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाया है कि मैं ईपीएफओ के साथ हायर पेंशन के लिए क्यों नहीं जा रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को मैं एम्पावर कर रहा हूँ, उनको पूरी पावर दे रहा हूँ कि वो इस स्कीम को कभी भी चेंज कर सकते हैं जैसा उन्हें ठीक लगे। आज की डेट में मुझे बताया गया कि पिछले 60 महीने का एवरेज लिया जाएगा, फ्यूचर में जाके इन्होंने इसको चेंज करके 70 महीने किया, 10 साल किया, 15 साल किया, या इन्होंने कुछ भी नहीं किया। कुछ आइडिया नहीं है क्या होगा, मुझे कितना पैसा देना पड़ेगा ये भी नहीं पता है। और अगर इन्होंने टाइम टू टाइम इसको चेंज करते रहे तो फिर तो हमारा फ्यूचर जो है वो खटाई में आ गया है, तो उसके कारण गारंटी ही नहीं बचती है कि क्या होने वाला है। आई नो काफ़ी लोग कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के नोट उसके पीछे है, लेकिन आप बात समझिए कि ये केस कब से चलता आ रहा है। ये जुरिस्डिक्शन जो इसका हम केस है ये कितने सालों से चलता आ रहा है। अब जाके इसका रिजल्ट आया 2023 के अंदर, अभी नोटिफिकेशन आई और अभी इसके ऊपर काम चल रहा है। अब कब जाके इसका आगे रिजल्ट आएगा पता नहीं है, और कभी कुछ पंगा पड़ा देन अगेन हम इसमें अटक जाएंगे। आई डू हेयर बाय एग्री दैट द डिटेल्स ऑफ कंट्रीब्यूशन इंटरेस्ट, मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि हाँ सब कुछ ठीक है, जितना मुझे पता है वो सब ठीक है, और जो भी कंप्यूटेशन वगैरह जैसे होगी हम सबमिट कर देंगे। सर्विस डिटेल्स इन द अबव फॉर्म आर करेक्ट एंड मटेरियल फैक्ट हैज़ नॉट बीन मिसरिप्रेजेंटेड। मैंने कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं दी है, ये हम यहाँ पे कह रहे हैं। आई हेयर बाय एग्री टू पे ड्यू कंट्रीब्यूशन इन अ सिंगल ट्रांच स्पेसिफाइड बाय ईपीएफओ अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एट रेट्स डिक्लेयर्ड अंडर पैरा ईपीएफओ। जितना पैसा आपने ले रखा है ये उन लोगों के लिए भी है जो ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं, और उन लोगों के लिए भी जिन्होंने लोन लिया है या फिर विड्रॉ किया है। आपको सारा का सारा पैसा सिंगल ट्रांचे में वापस करना पड़ेगा, इंटरेस्ट समेत। सिर्फ मूल नहीं, ब्याज भी आपको वापस देना पड़ेगा, और उस केस किस रेट्स के ऊपर, जिस रेट्स पे ऑलरेडी ईपीएफओ ने पहले डिक्लेयर किए हुए इंटरेस्ट रेट, जो कि काफ़ी ज़्यादा थे, मार्केट रेट पे काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आपने पैसा विड्रॉ करा रखा है तो आई एम श्योर आपने उतने पैसे के ऊपर, उतने रेट के ऊपर कभी भी इतने इंटरेस्ट रेट जनरेट नहीं किए होंगे। तो ये आपके लिए एक चैलेंज की सिचुएशन हो सकती है। आई हेयर बाई जॉइंटली ऑप्ट अलॉन्ग विद माई एम्प्लॉयर टू पे फुल अमाउंट। अगेन ये वही है कि एक पर्टिकुलर पीरियड दिया जाएगा कि इस पीरियड के अंदर आप अपने पैसे को, जितना भी आपका ओवर ड्यू अमाउंट है वो जमा करा दीजिए, और आप एग्री करते हैं कि हाँ आप जो है अपने इस ऑप्शन को अवेल करेंगे और जितना भी पैसा आपके लिए ड्यू होगा उसको आप जमा करा देंगे। सारे फैक्ट्स ट्रू हैं, सब कुछ ट्रू है, ये नेक्स्ट ऑप्शन में आपको डिक्लेयर करना है। और लास्ट है कि अगर आपने फॉल्स डिक्लेरेशन या फिर मिस रिप्रेजेंटेशन किया तो आपकी जो अर्जी है वो खारिज हो जाएगी और आपके अगेंस्ट पीनल एक्शन हो सकता है। ये सारी चीज़ें समझने के बाद यहाँ पे कोई डिबेट करने की तो ऑप्शन है ही नहीं है, हमें माननी पड़ेगी। अगर हमें हायर पेंशन के लिए ऑप्ट करना है तो आपको डालनी है प्लेस, आप कौन सी जगह से हैं, आई एग्री पे क्लिक करना है, कैप्चा डालना है और सबमिट कर देनी है अपनी एप्लीकेशन। सबमिट करने के बाद आपके पास आ जाएगा एक्नॉलेजमेंट नंबर। उस एक्नॉलेजमेंट नंबर को आपको संभाल के रखना है क्योंकि फ्यूचर सारी की सारी करस्पॉन्डेंस के लिए वो ज़रूरी आपके लिए होगा। लेकिन यहाँ पे कहानी ख़त्म नहीं हो जाती है। जब आप अपना फॉर्म जमा कराएंगे, आपका फॉर्म यहाँ से जाएगा आपके एम्प्लॉयर के पास, और जब ये फॉर्म जाएगा आपके एम्प्लॉयर के पास उनको भी ये वैलिडेट करना पड़ेगा। रिमेंबर इट इज़ अ जॉइंट ऑप्शन, तो आप तो ऑप्ट कर ही रहे हैं, आपके एम्प्लॉयर के लिए भी इसको ऑप्ट करना ज़रूरी होगा, उन लोगों के लिए जो कि करंटली सर्विस के अंदर है। ईपीएफओ लॉस में है, ईपीएस की पेंशन कितने खतरे में है, इसके ऊपर मैंने अगेन डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, जिसके कारण अगेन मैं ऑप्ट नहीं कर रहा हूं हायर पेंशन के लिए। उस वीडियो को भी अगर आपने नहीं देखा है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या वीडियो के एंड में, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अब एक जो इसमें क्वेश्चन था,
कि लोगों ने पूछा कि इफ़ देर आर विडोज़, क्या विडो अप्लाई कर सकते हैं इस केस में। देखिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पे, लेकिन कोई क्लियर गाइडलाइन भी नहीं है कि उस केस के अंदर आप किसके पास जाएंगे, कैसे इन्फॉर्मेशन लेंगे। तो अगर आपके पास सारी डिटेल्स हैं तो वाई नॉट इज़ व्हाट माई पॉइंट विल बी। आप प्लीज़ अप्लाई कीजिए और जब आगे जैसे कार्रवाई होगी उस तरीके से चलती रहेगी। अगर आप वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स, फैमिली और अपने सैलरीड मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता लगे कैसे इस फॉर्म को भरना है। जल्दी आएंगे एक और वीडियो लेके, तब तक के लिए बचाते रहें, कमाते रहें, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।